देखो आज का टॉपिक जैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग करंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? करंट बनाएंगे, मैग्नेट से करंट बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें मैग्नेट से हम लोग करंट बनाना है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेट से करंट कैसे बनता है यह सोच माइकल फराडे को लगा, ठीक है। माइकल फराडे। और स्टेट क्या समझते थे? और स्टेट का क्या सोच था? और स्टेट बोले थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होगा ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो माइकल फराडे इसका उल्टा सोचते हैं, अगर हम चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं तो उसमें करंट आ जाना चाहिए। क्या सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे इसमें आई है, ये ऑरेस्टेड कहे थे, ऑरेस्टेड बोले थे। क्या बोले थे? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में यही ना देखा गया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तार के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए तो उसमें करंट आ जाना चाहिए। अब यह सोच को लेकर के ये चैप्टर बना, ये सोच को लेकर के ये चैप्टर बना जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पर करंट से मैग्नेट बना रहे थे, करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग क्या बना रहे थे? मैग्नेट बना रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैग्नेट से करंट बना रहे, उल्टा है ना। मैग्नेट से करंट बनाएंगे। रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। अब जैसे बाइक लिया है, तुम लोग का पास बाइक है, कार है, कभी सोचा है कि उसमें ये जैसे अगर घर का जो इन्वर्टर है उसको डेली चार्ज करना पड़ता है, उससे बड़ा बैटरी है। कार में तो इतना छोटा सा, अब उसको तो डेली चार्ज नहीं करना पड़ता है। उसका अगर हम लोग कहीं दूर टूर पर गए हैं तो उसका म्यूजिक सिस्टम, लाइट, हेडलाइट सब जल रहा है और कभी चार्ज ऐसा नहीं आया कि घर में आकर के उसको चार्ज करना पड़ा। उसको चार्ज कौन किया? कहने का मतलब ये है जब गाड़ी चलता है ना खुद, तो खुद से एक करंट बनाता है और वो करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा करंट बनाया और उसी से डेली चार्ज होता है। तुम्हारा बाइक में भी वही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दो साइंटिस्ट हैं, एक ऑरेस्टेड का सोच ये था और एक माइकल फराडे का सोच क्या था? एक चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इस सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर पर अगर तुमको कमांड करना है, एक वर्ड को कमांड कर लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक वर्ड जिसका नाम है, इसको अगर तुमको समझना है, बस एक वर्ड को समझना होगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है? हाँ, इसको 5 से डिनोट करते हैं। ये लेटर ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आया था गॉसेस थ्योरम में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? इसको लिखा जाए, चलो लिखो। इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing or crossing through the normally surface, normal to the surface, है ना, normal to the surface। such lines, such magnetic lines is called मैग्नेटिक फ्लक्स। बस इस लेटर को समझ लो, खेल खत्म हो जाएगा। बहुत सारा, जैसे एक लाइट का एक जब लाइट का तुम बनाते हो, लाइट में उसको क्या बोलते हो? रे बोलते हो, ठीक है ना। और जब बीम किसे बोलते हो? जब गुच्छा, जब लाइट रे का बहुत सारा गुच्छा एक साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स और कुछ नहीं है, तुम्हारा गुच्छा है, मैग्नेटिक लाइंस का गुच्छा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक लाइंस का गुच्छा है, लेकिन वो मैग्नेटिक लाइंस का गुच्छा को तुम काउंट करेगा जो सरफेस के नॉर्मली निकलेगा, ठीक है, सरफेस के नॉर्मली निकलेगा। जैसे ये सरफेस है तुम्हारा, ठीक है,
अब इधर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, तो गुच्छा इस सरफेस के नॉर्मली निकलना चाहिए ऐसे। अब ऐसे जो निकल रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसे निकल रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। इस सरफेस के जो 90 करके निकलेगा, सरफेस के नॉर्मल जो निकलेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, उसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसको इस ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एरिया वेक्टर के अलोंग जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेगा ना, उसे हम लोग कहेंगे क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे निकलेगा उसको नहीं कहेंगे, ऐसे निकलेगा नहीं कहेंगे, नॉर्मली जो लाइंस निकलेगा उसे कहेंगे। चलो बना करके दिखाते हैं। सपोज कर लो ये प्लेट है, ये छोटा सा एरिया सरफेस, एक बहुत बड़ा एरिया एस है, इसका एक छोटा सा पोर्शन पर काम करते हैं, ये सरफेस है। इस सरफेस को ds मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ds। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चा? इसके 90, इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। सरफेस के 90 है, बोर्ड पर जो बना हुआ फिगर ऐसा है, ऐसा 90। अगर ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये अगर ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री में बनना चाहिए। ये सरफेस के 90, इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस निकलना चाहिए वो कैसा निकलना चाहिए? नॉर्मल निकलना चाहिए, नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस के नॉर्मल निकलना चाहिए। अब ऐसे कोई निकल रहा है उसका नहीं होगा, ऐसे निकल रहा नहीं होगा, ऐसे निकल रहा नहीं होगा, जो 90 है उसी को लेना है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना छोटा सा बात था। सपोज कर लो इधर कोई, ये तेरा नॉर्थ है, इधर तेरा साउथ है। अब इससे क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। अब ये एंगल कितना बन गया? थीटा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसा बहुत सारा निकल रहा है, हम 2 को बनाए हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस एंगल कितना बन गया? थीटा। ये नहीं कहलाएगा। हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है? जो एरिया वेक्टर के अलोंग आएगा, जो नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगा, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें कौन सा भाग रहेगा, कौन सा भाग नहीं रहेगा, इसको कैसे जांच करेंगे? बस इसका एक एंगल बनाइए, यहाँ पर 90 डिग्री लग रहा है, ये आपका क्या है? बी है, तो इधर रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? बी कॉस थीटा। और इधर वाला क्या लिखिएगा? बी साइन थीटा। ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला जो मैग्नेटिक लाइंस है काउंट नहीं होगा। काहे नहीं काउंट होगा? क्योंकि डिफिनेशन में हम वही दिए हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस लिख सकते थे, लेकिन हम लिखे हैं थ्रू दी नॉर्मल टू दी सरफेस। जो सरफेस के नॉर्मल निकलेगा, तो नॉर्मल तो ये ना निकल रहा है कि ई वाला निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, सरफेस से 90। उस लाइन को, वैसा मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। A small amount of magnetic flux d phi का यूज कर रहे हैं। ऐसे टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलता तो यहाँ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करके फाई बोलते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जा रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी फाई। ठीक है, यहाँ से निकलने, क्योंकि हमने पूरा एरो थोड़ी बनाया है, मैग्नेटिक लाइंस तो 2 ही ने निकाला है, छोटा सा, इतना सा भाग से कितना मैग्नेटिक लाइंस निकला है? इतना। पूरा से कितना निकलेगा? वो कैसे करना होगा? इंटीग्रेशन से। फिलहाल इस छोटे से भाग से कितना निकला वो बताओ तो। डी फाई, यहाँ बी लगाना जरूर, यहाँ पर क्या लगाना? बी लगाना। बी इसलिए लगाना क्योंकि बी से पता चलेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि ये गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके भी आया था। दोनों एक ही जैसा चीज है। चलो इसका फॉर्मूला क्या बोलोगे? इसके अलोंग आने वाला सबको बोलो, जैसे डी एस बी कॉस थीटा। इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसके अलोंग वाले लेना है। तो चलिए लीजिए, डी एस लिए, बी कॉस थीटा लिए। आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छा से जानते हैं, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा है, तो इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, और ये कॉस थीटा है। तो इसका अगर डॉट में लिखना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में, तो बी डॉट डी एस भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है?
ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ये कैसे आ गया, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया। टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो बच्चा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई बी डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगा करके तुम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो। क्लियर है। 4 मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तुम क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, ये जो एरिया वेक्टर है उससे बी एकदम उसके पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री कर देंगे। क्या करेंगे, थीटा। क्यों करेंगे ऐसा, इसलिए करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू होता है कॉस में, बी डी एस प्लस फील्ड। अब यहाँ पर 4 मिनिमम के लिए क्या करोगे, 4 मम फ्लक्स के लिए, फ्लक्स को मिनिमम करना है। अगर ये काम दे दिया गया तो आपको थीटा क्या लेना है, 90। क्यों, कॉस 90 सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करें, फिर से फॉर्मूला डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस 90। तो ये तुम्हारा फ्लक्स है, ऑटोमेटिक फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसका बच्चा फिगर कोई बनाने बोल दे, मेन आपको फिगर बनाना सिखा रहे हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। और इस बार बी कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे। तो एंगल कितना बन रहा है बी के साथ, 90। तो यहाँ पर फ्लक्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर निगेटिव फ्लक्स बोल दिया जाए तो, निगेटिव फ्लक्स, तब क्या करेंगे, निगेटिव फ्लक्स बोल दिया जाए तो बी को इधर मूव कर देंगे। अगर बी इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना का बन जाएगा, 180 डिग्री। थीटा यहाँ क्या हो गया, 180। फिर कॉस डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस 180 डिग्री। और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस। तो डी फाई इक्वल टू माइनस बी डी एस, मतलब निगेटिव फ्लक्स। इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव फ्लक्स बोला जा सकता है। तो बच्चा लोग यहाँ पर बस आपको एंगल पर भी ध्यान देना है। एंगल किसके बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। ये हुआ, क्लियर है, ठीक। पहला लो, अब ये कैसे बना, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट जैसा तुम लोग सोचता है कि अगर हम चारों तरफ से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स दे देते हैं, चारों तरफ से मैग्नेटिक फ्लक्स दे देते हैं तो करंट नहीं बनने वाला। कहना क्या चाहते हैं, अब देखो करंट को कहाँ लाएंगे, कोई तो तार देना होगा। करंट कहाँ आएगा, इस बोर्ड पर तो करंट नहीं आ सकता है क्योंकि ये इंसुलेटर है। हाँ, करंट कहाँ आएगा, वायर में आएगा। तो इसीलिए हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक कॉइल को ले लिया और एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्यों गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है, हल्का सा हल्का भी करंट आएगा ना तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ करंट आया है या नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा भी अगर करंट ले आया ना तुम, तो ये तुम पता कर सकता है। इसका ये गैल्वेनोमीटर का ये एरो है, ये तेरा जी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ तक हुआ। जैसे एक बार मैग्नेट को लिया, क्या, बार मैग्नेट, ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा साउथ हो गया। यहाँ रखा गया, फिर यहाँ रखा गया, फिर यहाँ रखा गया, यहाँ से रखा गया, यहाँ से रखा गया, यहाँ से रखा गया, लेकिन करंट नहीं आया, करंट नहीं आया, ठीक है। देखो करंट कैसे आएगा, वही चीज़ बता रहे हैं। करंट कैसे आएगा, तो यहाँ पर तुम रख दे रहा था, यहाँ पर बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर बार मैग्नेट रख दिया, तुमने रख दिया, वर्क किया क्या, हाँ, तुमको वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट में। ये अगेन गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है।
अब इस बार हम देखो दूसरे तरीके से ला रहे हैं, नॉर्थ सामने की ओर आ रहा है, नॉर्थ सामने की ओर आ रहा है, नॉर्थ सामने की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तेरे को देखने को मिलेगा, इसका जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक लाइंस है वो इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, उसका मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक। तुरंत कांटा यहाँ पर करंट को बताया, कांटा बताया, लेकिन जैसे ही हाथ को रोक दे रहे हैं, इसको रोक दिए यहाँ पर, वो करंट गायब हो जा रहा है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ही किया गया कि मान लो ये कॉइल लिया गया, ये तेरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इस बार नॉर्थ और साउथ को दूर ले जा रहे हैं, वेलोसिटी किधर, इधर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस घटेगा, दूर जा रहा है, तो इस कॉइल से मैग्नेटिक लाइंस उतना नहीं लगेगा क्योंकि दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका घट रहा है, तब पर भी करंट आ रहा है, लेकिन उस समय करंट किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इधर किधर आ रहा था, करंट इधर आ रहा है। मतलब करंट कैसे आ सकता है, ये जो सवाल तुमने किया कि करंट को लाएंगे कैसे, मैग्नेट एनी टाइम वर्क करना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होना चाहिए, अगर बदलाव नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा, ठीक है। तुम ये सोचता है कि इसको सामने ला करके रख दीजिए, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, करंट नहीं बदलेगा, नहीं बनेगा। करंट बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा, उसमें बदलाव होते रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं एक्सेलरेशन से, 9 क्लास से हम लोग समझते हैं। 9 क्लास में एक टॉपिक है एक्सेलरेशन, उसे क्या बोला जाता है कि कोई भी बॉडी में अगर मान लो 1000 का स्पीड से चल रहा है, क्या वो एक्सेलरेशन है उसमें, नहीं है। एक्सेलरेशन होने के लिए सबसे बड़ा बात क्या है उसमें कि वेलोसिटी में बदलाव हो, वही जगह वो 1000 का स्पीड चल रहा है उसमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 का स्पीड से 2 से वो 5 चला जाता है, 5 से वो फिर 3 पर आ जाता है, तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा। जहाँ वेलोसिटी बदल रहा होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा। ये वेलोसिटी बदलना बंद हो जाए, वेलोसिटी बदलना बंद हो जाए, चाहे वो पूरा मोशन में 1000 का भी स्पीड में रहेगा, वहाँ एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। यही ना था, बस यही चीज़ यहाँ पर भी बोला जा रहा है। अगर आपको करंट चाहिए, करंट चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव करना होगा। बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स देने से भी वो नहीं आएगा, तो इसमें मेन टॉपिक क्या है, बदलाव होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिखता था, A = कैसे लिखता था, dv/dt। 9 क्लास में ऐसा ही ना है, एक्सेलरेशन = dv/dt। dv का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट टाइम से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। बस इसी का कॉपी करो, यहाँ पर E लिखेंगे। E क्या हो गया, EMF, वोल्टेज। अरे करंट कब आएगा, जब वोल्टेज रहेगा तब ना करंट आएगा, हाँ। तो E = यहाँ फार्मूला क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ने रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। कौन सा EMF, EMF नहीं बोलेगा, करंट भी नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा इंड्यूस करंट, है ना, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट इसलिए क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस से आ रहा है इंड्यूस करंट। ये वोल्टेज, जहाँ करंट है वहाँ वोल्टेज जरूर है, ठीक है ना। कोई नल से अगर पानी गिर रहा है तो इसका मतलब में सिंटेक्स में पानी जमा है तब गिर रहा है। कोई नल को तुम नीचे से चालू किया, देखा पानी बहुत स्पीड से गिर रहा है, तो तुम्हारा दिमाग वहाँ पर होगा कि वहाँ पूरा भरा होगा सिंटेक्स। जैसे ही नल खोला बहुत धीरे गिर रहा, मतलब सिंटेक्स खाली है, कैसे, ठीक है ना, उसका स्पीड से। तो यहाँ पर सिंटेक्स जो है वही पोटेंशियल होता है, और जो फ्लो होता है वो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए, सिंटेक्स भरना चाहिए कि पहले करंट मिल जाएगा, मतलब फ्लो मिल जाएगा, पहले सिंटेक्स। तो भैया यहाँ पर पहले हम इंड्यूस करंट का बात नहीं करेंगे, इंड्यूस्ड EMF। अरे वोल्टेज देंगे तब ना करंट आएगा। तो इस तार में वोल्टेज आ रहा होगा, कितना वोल्टेज आ रहा है, dφ/dt। यही है सेकेंड लॉ, यही है सेकेंड लॉ लाया जाता। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये है, पहला लॉ ये है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता रहेगा
जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता रहेगा तब तक तुमको इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता रहेगा। फर्स्ट लॉ खत्म। बदलाव करना बंद कर देगा, यहां मैग्नेट को स्टॉप कर देगा, करंट मिलना बंद। पहला लॉ यही सिखाता है, जब तक फ्लक्स में बदलाव करोगे, फ्लक्स में नहीं बदलाव करोगे तब नहीं मिलेगा। यही ना एक्सेलरेशन भी था। एक्सेलरेशन क्या था कि जब तक वेलोसिटी में बदलाव होता रहेगा तब तक तुमको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा। जैसे ही वेलोसिटी में कांस्टेंट कर दिया, चाहे वो 1000 का क्यों ना हो, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है कि फ्लक्स में बदलाव होना चाहिए। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। दूसरा लॉ क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड पर। क्या? मैग्नीट्यूड पर। अगर हमको करंट मिल रहा है या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है तो उसको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हम उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, हम उसको कैसे बढ़ाएं, मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे ज़्यादा हो, इस बात को बताते हैं फैराडेज का सेकेंड लॉ। फैराडेज का सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में जितना स्पीड से बदलाव करेगा ना उतना ज़्यादा तुमको करंट मिलेगा। इसलिए जनरेटर में क्या होता है, जैसे जैसे बंद करता है ना तो धीरे धीरे करके ऐसा तुरंत रुक जाता है, वो धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो जाता है। आवाज़ से भी तुम लोग पकड़ सकता है कि हाँ अब उसका मोशन स्लो हो गया। देखना वहाँ करंट भी स्लो हो जाता है, वोल्टेज भी स्लो हो जाता है, डिम जलने लगता है और धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड, कभी कभी कोई जनरेटर खराब होता है तो स्पीड पकड़ता है, तो स्पीड पकड़ता है तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ साफ पता है कि जितना रफ्तार से, जिस रेट से तुम फ्लक्स को बदलेगा ना, जैसे कोई मैग्नेट के सामने ऐसे ला रहा है, ठीक है, इस तरह से सामने ला रहा है ऐसे 5 का स्पीड से, ठीक है, और एक ला रहा है इस तरह से, तुरंत झटके में ला रहा है इस तरह से, तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। क्यों? इसका बदलाव दोनों का हुआ है, लेकिन जल्दी बदलाव कौन किया है, ये मिली सेकेंड में किया है, वो मान लो 1 सेकेंड में किया है। आशा करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा, दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों समझ में आया, क्लियर है। एग्जाम